बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। जी ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है? Elasticity is the degree of responsiveness of price to a quantity. The degree of responsiveness of quantity demanded of a particular product to a given change in price. अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसका इफेक्ट उस किसी पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसका हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी है। मतलब किसी चीज की प्राइस के बढ़ने या कम होने से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम करेंगे कि ये क्या होता है, ये इलास्टिसिटी होती है। अब ये जो इलास्टिसिटी होती है, इसकी मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को हम कहते हैं आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, इसको ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी बाय कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बायर both before and after the variation in the price of product, it can be known whether demand for commodity is unit elastic, greater than unit elastic, or less than unit elastic. यूनिटरी मेथड में हम ये करते हैं कि हम जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि प्राइस बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, या प्राइस की क्वांटिटी के चेंज होने से एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और प्राइस की क्वांटिटी के कम होने से एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। दिस इज द यूनिटरी मेथड। ठीक है। अच्छा, यूनिटरी मेथड में जो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। किसी भी चीज की हम प्राइस को जब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी हो सकती है किसी भी चीज की, यूनिट इलास्टिक हो सकती है, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक हो सकती है, या लेस देन यूनिट इलास्टिक हो सकती है। अब सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू वन। के प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी चीज की अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड इक्वल टू वन कब होती है? इक्वल टू वन तब होगी जब प्राइस का इंक्रीज उतना ही होगा जितना क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, या प्राइस में डिक्रीज उतना ही होगा जितना क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। इस केस में जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। ये ग्राफ देखें, इसमें ये है कि 10 से 5 प्राइस डिक्रीज कर रही है, उसके कंपैरिजन में जो क्वांटिटी है वो 5 से 10 वो इंक्रीज कर रही है। प्राइस 10 से 5 हुई है डिक्रीज, और क्वांटिटी 5 से 10 इंक्रीज हुई है। एक्सपेंडिचर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1। Demand for good is unit elastic when the total expenditure of consumer remain unchanged with the fall or rise in the price of commodity। ठीक है। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू वन पढ़ा है। अब अच्छा, इसको अब ग्राफ में कैसे शो कराना है? सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था। फार्मूला नहीं बताया, ठीक है। इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है Q1 माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई Q1 प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई P1 माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई P1 प्लस पी नॉट। इस फार्मूले को रट्टा लगा लें, ये आगे इस पूरी स्लाइड्स में यही वाला फार्मूला यूज होता है। Q1 माइनस क्यू नॉट, Q1 प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई P1 माइनस पी नॉट, P1 प्लस पी नॉट। ये जो फिट टेबल है ना, इसमें पहली वैल्यू होती है क्यू नॉट, पी नॉट। ठीक है, प्राइस है तो इसमें पहली वैल्यू पी नॉट है और दूसरी वैल्यू पी वन है। क्वांटिटी है तो इसमें पहली वैल्यू क्यू नॉट है और दूसरी वैल्यू क्यू वन है। ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्यू वन की जगह पे 10, क्यू नॉट 5, ये है क्यू क्यू 10, क्यू वन 10 है, इसमें क्यू क्यू नॉट 5 है। ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 है, इसको ऐसे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई डी इज इक्वल टू -1। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये शो करा रहा है कि प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करेंगे तो ई डी जो डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी है इस प्रोडक्ट की वो इक्वल टू 1 है। तो ये क्या है? ये यूनिट इलास्टिसिटी हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। ठीक है। इसको टेबल पे कैसे शो करेंगे? वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है। प्राइस 510 लिखेंगे, क्वांटिटी 510 लिखेंगे। इसको ऐसे शो करेंगे, 5 के ऊपर क्वांटिटी जब 5 है तो प्राइस 10 है, क्वांटिटी जब 10 है तो प्राइस 5 है। तो ये वाला हमारे पास नेगेटिव स्लोप में डिमांड करवा जाएगा। सेकंड केस है यूनिट इलास्टिसिटी का, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, जिसमें इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट की ग्रेटर देन वन होती है। ये किस वक्त होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज ग्रेटर देन वन व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस और विद द राइज इन प्राइस इन कमोडिटी परचेज। जिस वक्त
अगर प्राइस कम हो रही है तो उसके नतीजे में एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या प्राइस बढ़ने के नतीजे में एक्सपेंडिचर कम हो जाए। यानी ये है कि एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में जिस वक्त इनवर्स रिलेशन आ जाए, उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है। प्राइस कम हो रही है उसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन प्राइस के कम होने की वजह से जो क्वांटिटी का इंक्रीज है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए, उस केस में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। या प्राइस बढ़ रही है, सॉरी ये मैंने प्राइस कम होने वाला बताना था, ठीक है। प्राइस अगर कम हो रही है, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब प्राइस के कम होने से अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके केस में अगर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज है तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है। या फिर प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी में डिक्रीज ज्यादा आ जाए, प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी में कम आना था लेकिन ज्यादा डिक्रीज आ जाए, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर में ज्यादा डिक्रीज आएगा। दिस इज आल्सो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन में प्राइस और इलास्टिसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। टेबल ये है, यहाँ पे एक साइड पे प्राइस है, दूसरी साइड पे क्वांटिटी है, तीसरी साइड पे एक्सपेंडिचर है। प्राइस बता रहे कम हो रही है, प्राइस हम करेंगे 10 से 5। अब प्राइस 10 से 5 हुई है तो क्वांटिटी को इंक्रीज होना था, क्वांटिटी को होना था 5 से 10 होना था, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है 5 से 15। जिस वक्त क्वांटिटी में ज्यादा राइज या ज्यादा फॉल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, उस केस में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका और प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशन आ जाता है। और उस केस में अगर प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर कम होगा, अगर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ गई है, ठीक है। 10 5 50, 5 15 75, ठीक है। सेम इसको भी इसी फार्मूले में पुट करेंगे, Q1 - Q0, Q1 + Q0, P1 - P0, P1 + P0। हमारे पास जो आंसर आएगा वो ED = -1.5। अगेन नेगेटिव शो करा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे ED जो है वो 1.5, 1 से बढ़ गई है, ग्रेटर देन 1 है। सो ये क्या है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इसमें क्या है, ED की वैल्यू हमारे पास -1.5 आई है। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, हम 1.5 को करेंगे, ठीक है। इसको जिस वक्त हम टेबल में शो करेंगे तो वाई एक्सेस पे प्राइस करेंगे 5 और 10, एक्स एक्सेस के ऊपर हम क्वांटिटी करेंगे, क्वांटिटी 5 10 15 3 पॉइंट्स के साथ हम इसको शो करेंगे। और इसका जो आएगा इसका फ्लैटर ग्राफ आएगा। ED > 1 का जो ग्राफ होता है वो फ्लैटर ग्राफ होता है, ठीक है। थर्ड केस है वो है प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, ED > 1। अब जो पिछला केस था, पिछले केस में ये था कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो एक्सपेंडिचर था, अगर प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, और प्राइस अगर कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। इस केस में यह है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इस केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और ये वाला जो केस है इसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर प्राइस कम हो रही है उसके नतीजे में क्वांटिटी में इंक्रीज आना था, लेकिन क्वांटिटी में इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं आता, इंक्रीज आता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर प्राइस कम हो रही है ना तो क्वांटिटी में इंक्रीज आना था, लेकिन जितना उसमें इंक्रीज आना था ये उससे ज्यादा इंक्रीज इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 5 से 10 हो रही है तो क्वांटिटी को 10 से 5 होना था। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 10 से 5 हो रही है तो क्वांटिटी को 5 से 10 होना था, लेकिन क्वांटिटी जंप करके 5 से 15 के ऊपर पहुंच जाती है। यानी इस केस में क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, जबकि ये जो है ना ये वाला केस, इसमें इलास्टिसिटी > 1 है, इसमें क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है लेकिन कम इंक्रीज या कम डिक्रीज आ रहा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा, और प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हम टेबल में पुट करेंगे प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड और एक्सपेंडिचर। प्राइस लेट सपोज हमारे पास कम हो रहा है, 10 से 5 जा रहा है, तो क्वांटिटी को ऑफ कोर्स इस केस में इंक्रीज करना था। अगर प्राइस 10 से 5 हो रही है तो क्वांटिटी को आइडियली 5 से 10 जाना था, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 5 से सिर्फ 7.5 तक गई है। आल तो इसमें इंक्रीज आया है लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, और उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा कम हुआ है, ठीक है।
इन वैल्यूज को जिस वक्त हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है, जो हमारे पास इलास्टिसिटी आती है वो 0 से कम आ रही है, 0.6 आ रही है। नेगेटिव साइन शो करा रहा है कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। ED < 1 है, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो 0.6 है। यहाँ से शो हो गया कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो < 1 है। और < 1 क्यों है? < 1 इस वजह से है क्योंकि प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से जो क्वांटिटी है वो उतना ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही, बल्कि कम इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे < 1 क्यों है? यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से जो क्वांटिटी है वो अ, जितना उसको इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए उससे ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसको टेबल में पुट करेंगे। यहाँ पे प्राइस 510 एज इट इज लिखेंगे, क्वांटिटी 510 लिखेंगे, लेकिन 10 से पीछे 7.5 के ऊपर आकर ये जो डिमांड है इसको हम यहाँ पे कर देंगे। और इसका जो है ये स्टीपर ग्राफ आता है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ स्टीपर ग्राफ है। ये वाला हो गया। यहाँ तक हमने किया है यूनिटरी मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ वी विल स्टडी द परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड और फार्मूला मेथड फॉर द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। Percentage method, flux method, or formula method. According to this method, the elasticity is the ratio of percentage or proportionate change in quantity demanded to percentage or proportionate change in price of commodity. ऊपर वाले मेथड में हम एक्सपेंडिचर में चेंज की वजह से जो हम इलास्टिसिटी में फर्क पड़ रहे थे वो था यूनिटरी मेथड। यहाँ पे हम परसेंटेज या proportionate चेंज क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस का परसेंटेज या proportionate चेंज है उसमें जो फर्क पड़ रहे हैं, ये हो गया परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड या फार्मूला मेथड। ठीक है, इसका फार्मूला है ED = ΔQD डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। इसमें तीन केसेस हैं, या आई गेस दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस ये है पॉइंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट मेथड ऑफ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी तब यूज होता है जब प्राइस में बिल्कुल स्लाइटली चेंज आए और उसी चेंज की वजह से क्वांटिटी में भी वैसा ही बिल्कुल स्लाइटली या बिल्कुल माइनर चेंज आए। उस केस में जो पॉइंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी यूज होता है। पॉइंट मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when there is a minor change in quantity demanded due to a very minor change in price. It is a type of percentage method by taking the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ED = ΔQ डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई की इज इक्वल टू Q1 माइनस डेल्टा Q की जगह पे Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0। ठीक है, ये इसका फार्मूला। इस फार्मूले को अब आपने याद रखना। ऊपर वाला जो फार्मूलेज थे उसमें Q1 - Q0 Q1 + Q0 था, P1 - P1 P1 + P0 था। यहाँ पे Q1 - Q0 डिवाइडेड बाई Q0 है, डिवाइडेड बाई P1 - P0 डिवाइडेड बाई P0 है। अच्छा, ये देखें प्राइस है, प्राइस में माइनर चेंज है। प्राइस 10 से 9.75 होगी है और क्वांटिटी 5 से 5.25 होगी है। यहाँ पे यहाँ पे 0.25 का डिक्रीज आया और यहाँ पे 0.25 का इंक्रीज आया है, जो क्या है ये स्लाइड चेंज है। ठीक है, इस वजह से हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो ED की वैल्यू आई है वो आ गई है हमारे पास 2। Ignoring the sign because it represents the inverse relationship between the price, ED is greater than 1। अगर हम इसकी जो ED है ये नेगेटिव साइन इसको इग्नोर करेंगे, उसके बाद ED हमारे पास क्या आई है? 2 आई है, मतलब ED जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में क्या होता है? बेसिकली जिस वक्त इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है उस तरफ फ्लैटर वाला जो होता है ना वो ग्राफ बनता होता है। लेकिन क्योंकि ये माइनर चेंज है इस वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कर्व्ड फॉर्म में। ठीक है, अब प्राइस वाली साइड पे 5 और 10 लिखेंगे और क्वांटिटी वाली साइड पे 5 10 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इस 10 से थोड़ा सा नीचे हम डॉटेड लाइन में 9.75 लिखेंगे और यहाँ पे 5.25 लिखेंगे और दोनों को एक ही पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ई पे इनमें मिलाना है। उसके ऊपर एक कर्व, फ्लैटर कर्व लाइन लगानी है। ये जो ये है ना, ये जो हमने आर्क बनाई है ये फ्लैटर सी होनी चाहिए। दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, सेकेंड है आर्क मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। आर्क मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी तब होता है जब क्वांटिटी या प्राइस में बहुत प्रोमिनेंट चेंज आ रहा होता है। जब माइनर चेंज आ रहा होता है उस वक्त हम पॉइंट मेथड यूज करते हैं, और जब प्रोमिनेंट चेंज आ रहा होता है उस वक्त हम आर्क मेथड यूज करते हैं।
अब आर्क मेथड है, तो आर्क मेथड के लिए वही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जो ऊपर है, Q1 माइनस क्यू नॉट, Q1 प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई P1 माइनस P नॉट, P1 प्लस P नॉट। बस फार्मूला वही है, सिर्फ ये जो ये वाला केस है पॉइंट मेथड का, इसका फार्मूला एक अलग है, उसमें सिर्फ नीचे से क्यू नॉट है, इधर भी P नॉट है, बाकी सारे फार्मूला सेम है। प्राइस 10 से 5 हुई है और क्वांटिटी 5 से 10 हो गई है, ठीक है। प्रोमिनेंट चेंज आया है, उसकी वजह से जिस वक्त हम इसको इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ जाएगा, नेगेटिव साइन शो करा रहा है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर बेसिकली तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग के साथ पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए 45 डिग्री के एंगल। लेकिन ये जो ग्राफ है ये कर्व फॉर्म में क्यों है, ये कर्व फॉर्म में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर चेंज आ रहा है, ठीक है। ये 10 और 5, 5, 10, ये सर ने कहा था ये सिर्फ समझाने वाली वैल्यूज हैं, ये करोड़ों में यहाँ पे चेंज आ रहे होते हैं, और जिस वक्त इतनी बड़ी अमाउंट में चेंज आ रहा होता है उस वक्त जो ग्राफ होता है वो हम थोड़ा सा कर्व फॉर्म में बनाते हैं, आर्क की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो है आर्क मेथड है, इसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा ये कनकेव शेप का जो मिरर होता है, यस उस फॉर्म में बनेगा। और उसमें जो E1 और E2 के बीच में एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन भी लगानी है, ठीक है, जो शो करा रही है इन दोनों ग्राफ्स का आपस में डिफरेंस। अब प्राइस इलास्टिसिटी में जो है ना, क्या क्या चीजें होती हैं जो किसी चीज की इलास्टिसिटी को डिटरमाइन कराती हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक वही जैसे सर एग्जांपल देते होते हैं टक्स का मार्कर और एक पियानो का मार्कर है, तो एक प्रोडक्ट महंगा है, एक प्रोडक्ट सस्ता है, तो जो प्रोडक्ट सस्ता होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी इलास्टिसिटी पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी के यूजेस के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, जिन चीजों के ज्यादा यूजेस होते हैं तो उन चीजों में अगर कोई इफेक्ट आ रहा होता है, कोई प्राइस में चेंज आ रही होती है, तो उसकी इलास्टिसिटी में भी ज्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। आगे कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, टाइम एंड इलास्टिसिटी, इनकम एंड इलास्टिसिटी, ये सब कुछ आपने ना जीपीटी से देख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी जीपीटी से देखना है, ठीक है। सो इनकम इलास्टिसिटी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ा